नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा विषय है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 15 बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है समाज शिक्षा। ठीक है, या कह सकते हैं सामाजिक शिक्षा भी। इसको हम दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रौढ़ शिक्षा होता क्या है। तो आप चलिए बने रहिए इस वीडियो में। और इसमें आपका बेनिफिट दो रहेगा कि सबसे पहले तो आपका नोट्स बन जाएगा, और दूसरा ये रहेगा कि आप जो है इस चैप्टर को रीड कर पाएंगे उस आंसर के माध्यम से। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की सबसे पहले मैं आपको अति लघु उत्तरीय बताने वाला हूँ। तो जैसे कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लिखा है प्रौढ़ शिक्षा के साधन लिखिए। तो प्रौढ़ शिक्षा तो आपको पता ही होगा क्या होती है, और इसके साधन क्या क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। प्रौढ़ शिक्षा को ग्रहण कराने के लिए प्रौढ़ कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है। यह कक्षाएं अंशकालीन या दीर्घकालीन होती हैं। इसके अलावा समाचार पत्र के माध्यम से दुनिया से जुड़ी हुई खबरों का ज्ञान प्राप्त होता है। आकाशवाणी और चलचित्र के माध्यम से सामाजिक, शैक्षिक और मनोरंजक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये साधन हो गए हैं प्रौढ़ शिक्षा के। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है, प्रौढ़ शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याएं बताइए। तो क्या क्या समस्याएं आती हैं इस शिक्षा देने के दौरान। तो देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है निर्धनता की। यहाँ पर लिखा क्योंकि धन अभाव के कारण परिवार में कुछ ही लोग की शिक्षा पूरी हो पाती है या अधूरी छूट जाती है। तो ये मुख्य कारण प्रौढ़ शिक्षा का है। अगला प्रश्न है सामाजिक शिक्षा। ठीक है, सामाजिक शिक्षा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो सामाजिक शिक्षा है उसी को हम प्रौढ़ शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी है, सामाजिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा का एक रूप है। इसमें वह वयस्क को शिक्षित कर उसमें सामाजिक, व्यवहारिक और वयस्क दृष्टि से और विकसित है, और इस योग बनाना है कि उनके द्वारा की जाने वाली सामाजिक सतत हो। कहने का अर्थ है ये कि जो सामाजिक शिक्षा है वो प्रौढ़ शिक्षा का ही एक रूप है, और जिसमें जो है शिक्षित, व्यवहारिक, मतलब एक प्रकार से कहा जाए व्यक्ति को ऐसे स्तर पर पहुंचा देना जिससे कि वह अच्छी प्रकार से जीवन यापन कर सके। ठीक है, बस कहने का अर्थ ये है। अगला है एक मिनट, हाँ चलिए। तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन इसमें ये हो गया है कि प्रश्न जो है नीचे लिखा हुआ है और उत्तर ऊपर लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, इसमें देखिए प्रश्न है वर्तमान समय में सामाजिक शिक्षा के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं। ये हमारा प्रश्न हो गया। अब देखिए इसका उत्तर, वर्तमान समय में वयस्कों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा रात्रि पाठशालाएं, प्रौढ़ शिक्षा, दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियां शिक्षित कराना और उसमें नागरिकता का विकास करना। तो ये सब किया जा रहा है सरकार द्वारा या सामाजिक शिक्षा के लिए, जिससे कि समाज में अच्छी प्रकार से कार्य किया जा सके। ठीक है, तो पहला तो इसमें प्रौढ़ शिक्षा हो गया और रात्रिकालीन शिक्षा हो गया। तो ये सब चीजें आ जाती हैं। अब देखिए पांचवा प्रश्न, भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा आवश्यकता है। उत्तर में भारत में निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर समाज में 13 से लेकर 45 वर्ष तक के आयु के लोग किसी न किसी कारण से लोक शिक्षा से दूर हो चुके हैं। इसलिए इनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो एक ये मुख्य कारण है जो भारत को हम कैसे निरक्षरता से दूर कर सकते हैं। अगला दो प्रश्न है, सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का विवेचना कीजिए। ठीक है, यह अपना प्रश्न हो गया।
तो इसका उत्तर देखिए, सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता देश हित और राष्ट्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार जनता होती है और यदि जनता शिक्षित होगी तो लोकतंत्र मजबूत बनेगा और लोकतंत्र मजबूत बनेगा तो सरकार के द्वारा रोजगार एवं सामाजिक उन्नति होगी, जिससे लोगों की आर्थिक उन्नति में वृद्धि होगी। तो सामाजिक शिक्षा से काफ़ी सारा बेनिफिट होने वाला है देश के लिए और वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, 1949 में गठित समिति के अनुसार सामाजिक शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए। पहला उद्देश्य है देशवासियों के पढ़ने लिखने व सामान्य गणित का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करना। अभी हमने अति लघु प्रश्न जाने हैं, अब हम जानने वाले हैं लघु उत्तरीय। इसमें पहला प्रश्न अपना है, कोठारी शिक्षा के आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में संबंध में क्या कहा है? कोठारी आयोग, ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कोठारी कमीशन ने प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रकट संबंधित करते हुए प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से बताए हैं। जो प्रौढ़ शिक्षा के सफलता प्रसार के लिए 6 सूत्रीय कार्यक्रम बताए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला तो है निरक्षरता का उन्मूलन करना। इसके अंतर्गत प्रौढ़ों को शिक्षित कर उन्हें लिखने और पढ़ने, गणना करना, योग बनाना और उसमें रुचि का और प्रेरक को अच्छा बनाना। तो ये पहला हो गया। दूसरा बताया शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को शिक्षा की प्रक्रिया से जोड़ना जो या तो कभी विद्यालय नहीं गए या फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। दूसरा ये। तीसरा है कोठारी कमीशन के अनुसार जो व्यक्ति किसी संस्था में कारण रीत कह सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई पूर्ण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए पत्राचार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना। तो इसमें ये कहा गया है जैसे कि कोई व्यक्ति है वह नौकरी कर रहा है ना, प्राइवेट जॉब कर रहा है या सरकारी कर रहा है, कोई अपना निजी काम कर रहा है, तो उस काम को करते करते वह अपनी पढ़ाई को कर सकता है। चौथा बताया इसके अलावा पुस्तकालय प्रौढ़ शिक्षा के विश्वविद्यालय आदि खोले गए। ठीक है, तो पुस्तकालय खोले गए और दूसरा ये प्रौढ़ शिक्षा के विश्वविद्यालय भी खोले गए। दूसरा प्रश्न है समाज शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो समाज शिक्षा कह सकते हैं दूसरा रूप क्या, प्रौढ़ शिक्षा। तो इसके क्या उद्देश्य हैं? ठीक है, ये इसी प्रकार से आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिए, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। समाज शिक्षा को ही हम प्रौढ़ शिक्षा कह सकते हैं। ठीक है, तो समाज शिक्षा के द्वारा प्रौढ़ों में आर्थिक कुशलता, व्यवहारिक ज्ञान, संस्कृति की समझ एवं ज्ञान, स्वास्थ्य के प्रति सूचित रहना आदि क्षेत्रों में विकास करना उद्देश्य है। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से मानव में जो कुशल क्षतिग्रस्त हो चुका है उसको पुनः उपचार कर मौलिक कुशल का विकास करना है। पहला इसमें क्या बताया गया है, शिक्षा के माध्यम से नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा का प्रसार करना तथा कृषि एवं घरेलू की जानकारी देना। दूसरा बताया शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य एवं सफाई के विविध की जानकारी देना। तीसरा है शिक्षा के माध्यम से समाज में व्यवहारिक, मधुर एवं प्रभावशाली तरीकों को विकसित करना। चौथा बताया शिक्षा के माध्यम से शिक्षित प्रक्रिया साथ साथ मनोरंजन क्रिया को सम्मिलित करना ताकि मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव बना रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके साथ आपको थोड़ा बहुत मनोरंजन भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है हर व्यक्ति एक को पढ़ाए का कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया तथा इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है, मतलब ये शब्द लिखा है हर व्यक्ति को पढ़ाएगा, तो हर व्यक्ति एक को पढ़ाए, यह प्रक्रिया सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल यह था कि यदि कोई शिक्षित है तो अपना ज्ञान का प्रसार दूसरों के लिए करे। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शिक्षित करेगा तो बहुत कम विषय में साक्षरता दर में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रक्रिया में धन भी बहुत कम खर्च होगा, क्योंकि भारत में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ों की साक्षरता दर का अनुपात बहुत कम है और इस दर को केवल इसी प्रक्रिया के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले जाना था कि प्रौढ़ शिक्षा जो है किस प्रकार से नहीं दे पा रही है, उसका मुख्य समस्या है प्रौढ़ शिक्षा न दे पाना, वो है निर्धनता, यानी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होना। तो ये जो कार्यक्रम चलाया गया इसके अनुसार शिक्षा तो प्रदान करना है, लेकिन उससे उसके धन के प्रभाव से, मतलब धन के उद्देश्य से किसी को शिक्षा ना देना है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसको भी शिक्षा प्रदान की जाएगी, इससे साक्षरता दर में वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रौढ़ शिक्षा सामाजिक विकास में किस प्रकार सहायक है? पहला बताया है नागरिकों को मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास करना। दूसरा है सामाजिक स्वास्थ्य व पर्यावरण स्वच्छता संबंधी बातें की जानकारी देना। तीसरा है नागरिकों में प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों के प्रति गौरव की भावना का विकास करना। चौथा है जन सहयोग की भावना का विकास करना। पांचवा बताया एक जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास कराना। तो ये सब सारी चीज़ें आज के दौर में देखा जाए तो किसी को ये सारी चीज़ें पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे पता की जा सकती हैं? प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से। अगर इसकी व्यवस्था होती है तो व्यक्ति को अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो पहला इसका मुख्य लक्षण है प्रौढ़ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि यह समाज के निर्माण करने वाले लोगों को दी जाती है। इसलिए लोगों में अपने समाज के विकास के लिए सामाजिक भावना का विकास करना। दूसरा है कानून द्वारा लिखित एवं समाधान में मान्य अधिकारों और अपने कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त कराना, जिससे आप एक योग्य नागरिक बन सकें। तीसरा प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का देना, जिससे कि प्रौढ़ जीविकोपार्जन के योग्य बन सके, यानी अपना जीवन व्यतीत कर सके। व्यवसाय शिक्षा का माध्यम ये है कि बस वह अपना धन कमा सके, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक रहे, रोजी रोटी उसकी चलती रहे। चौथा बताया इसमें मनोरंजन के अवसर का प्रदान करना, ताकि प्रौढ़ अपने कार्यों के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। तो जो हमने जाना था अभी, यानी लघु में जाना था, क्या थी लघु में, है ना, तो ये फिर से रिपीट होके आ गया है, तो उसको आप बना करके भी लिख सकते हैं अगर आपने समझ लिया है तो। अगर आप एक शब्द को समझ जाते हैं तो उस पर कई सारे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, आप बड़ा एक निबंध लिख सकते हैं अगर एक शब्द का आपको मतलब आ गया। जैसे उदाहरण के लिए पर्यावरण, जब आपको पता चल गया नाम से ही पर्यावरण, तो आप एक पैराग्राफ आसानी से लिख दोगे। तो उसी प्रकार से मैंने आपको शब्द समझाया प्रौढ़ शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा का मतलब होता है एक ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति इससे छूट चुका है, जो पढ़ाई से काफ़ी दूर छूट चुका है और जिसकी कारणवश छूट चुकी है पढ़ाई, है ना, तो उसको ऐसी शिक्षा देना जिससे कि वह अपने समाज के कर्तव्य, नागरिक और ऐसे कर्तव्यों का ज्ञान हो सके उसे, ताकि वह अपने समाज में विकास कर सके। और इसमें आ जाता है एक व्यावसायिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा में ही, तो जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न है
प्रौढ़ शिक्षा की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अब क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। पहला इसमें हेडिंग है प्रौढ़ शिक्षा विषयक अस्पष्ट नीति। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत में प्रौढ़ शिक्षा संबंधी नीति तथा कार्यक्रम सदैव स्पष्ट रहे हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा की नीति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, परंतु वह भी इसलिए एकाकी थी क्योंकि यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के प्रौढ़ों के लिए थी। नगरवासियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इसमें सबसे बड़ा एक समस्या ये हुई है कि ये जो प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था है ये ग्रामवासियों के लिए की गई है व्यवस्था पूर्ण रूप से, लेकिन जो नगरवासी हैं उनके लिए नहीं की गई है। और दूसरा जो कारण है धनाभाव, जैसे कि हमने पहला जाना था तिलघु में, तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए जितना धन व्यय किया जा रहा है वह अपर्याप्त है। इसी कारण यह कार्यक्रम जिससे राष्ट्र का विकास के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। तीसरा है व्यापक कार्यक्रम का अभाव। यह कार्यक्रम स्वीकार तो किया गया परंतु इसे व्यापक रूप से प्रसारित नहीं किया गया। यदि यह कार्यक्रम व्यापक रूप से आरंभ किया जाता तो इसमें संदेह नहीं है कि यह समस्या कभी भी सुलझ गई होती। मतलब ये अगर सही से कार्य करता, कार्यक्रम अच्छी तरीके से प्रभाव डालता समाज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं विकास हो जाता अच्छी तरीके से। इसी प्रश्न में अगली हेडिंग है शिक्षण विधियों की समस्या। पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो पाठ्यक्रम को पूर्ण करे। ऐसी शिक्षण विधियां हो जो लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी हो। साक्षरता के प्रसार, वाक्यफलक, कहानी, सरल शब्द पद्धति, रेडियो, टेलीफोन, पुस्तकालय आदि उपयोग किया, परंतु यह भी सच है कि भारत में साधनों के अभाव के कारण प्रौढ़ शिक्षण की विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि ये सब सारी तकनीकों का प्रयोग तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रौढ़ शिक्षा है उसकी विधि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़ी समस्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें हेडिंग ही है अभी अध्यापकों की समस्या। प्रौढ़ शिक्षा के लिए अध्यापकों की समस्या सदैव विद्यमान रही है। ऐसी हालत में प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों से प्रौढ़ पाठशालाओं में कार्य किए जाने का प्रयोग हुआ। यह कार्य इसलिए असफल था क्योंकि मिलने वाला अतिरिक्त भत्ता अपर्याप्त था। कहने का अर्थ यह है कि जो पैसे मिला करते थे अध्यापकों को वो कम मिलते थे, और कहने का अर्थ ये है कि उनका परिवार है ना, तो किस प्रकार से खर्च चला जाए उनका। तो फिर जो अध्यापक है उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा को बंद कर दिया। मतलब कि प्रौढ़ शिक्षा पढ़ाने जो आते थे, जो बताते थे प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बंद कर दिया क्योंकि उनको उतना वेतन नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था। तो ये इसमें असफल रहा है प्रौढ़ शिक्षा। अगली हेडिंग है कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव भी समाज शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। इसलिए शिक्षा सलाहकार परिषद ने जिला समाज शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण का परामर्श दिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे मैंने वो आपको एक्सप्लेन किए हैं, और इससे आपको एक्सप्लेन ये भी हुआ होगा कि इस चैप्टर में पूछा क्या गया है और हमें किस टॉपिक पर इसमें बात की गई है। तो चैप्टर का जैसे नाम है समाज शिक्षा, तो समाज शिक्षा को हम बोलते हैं प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो अच्छे से इसको
याद करें जो जो आपको मैं प्रश्न बताए हैं और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले ही मिलते हैं ऐसी वीडियो में। धन्यवाद।